अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं पवने। अपने पवनों के बारे में, हवा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जो ये पवने हैं ना, ये बहुत अहम रोल निभाती है हमारे मॉनसून में। हमारे जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उन सब में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये पवने क्या है, ये कुछ अलग टाइप्स की होती है। पूरे ध्रुव में पूरे गोलार्ध में ये पवने अलग अलग तरीके की मिलती है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारी पवने, पछुआ पवने, पूर्वा पवने, ये सब क्या होती हैं, तो आज हम इन्हें देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लासेस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पवने हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो हम मॉनसून वाला सीजन पढ़ेंगे उसमें आपको ये याद रखना है। मॉनसून में पवनों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए आज के सेशन को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से रिविजन करना है, ताकि जब मैं आपको मॉनसून पढ़ाऊँ तो तब आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज नहीं हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देते हैं पवने। हमारे पूरे गोलार्ध में, पूरे गोलार्ध मतलब पूरी पृथ्वी में हर वक्त क्या है, पवने चलती रहती है। आपने भी महसूस किया होगा कि हवा कब आपको छू के जाती है। ठीक है, जब हवा चलती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगर यही हवा जाड़ों में, ठंडों में चले तो हमें बहुत ज्यादा कठिनाई भी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पवने हैं ये पूरे गोलार्ध में किस तरीके से फैली है। आपको इतना तो पता ही हो चुका है अब तक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये मध्य वाली लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री रेखा। और ये वाले इलाके क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है आपके ध्रुवीय इलाके, ये कहलाता है आपका 0 डिग्री इलाका। एक मिनट, एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये 0 डिग्री वाली रेखा है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच वाला इलाका, 0 डिग्री के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच का, मतलब करीबन करीबन 35 डिग्री अक्षांश तक आप लेके चल सकते हैं। 35 डिग्री अक्षांश और 35 डिग्री अक्षांश, इतना आप मान के चल सकते हैं। जो ये इलाका होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय इलाका। ये कौन सा इलाका होता है आपका, उष्ण कटिबंधीय इलाका। सॉरी, ये इसमें उपोष्ण भी आएगा। सिर्फ हम जो टोटली उष्ण कंटी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो अगर हम सिर्फ टोटली उष्ण कटिबंधीय कहेंगे तो ये 5 डिग्री तक आता है। मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जो इलाका होता है ये उष्ण कटिबंधीय होता है, लेकिन 35 तक का हम पूरा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय का इलाका लेते हैं। यहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो लगभग सेम होती है। जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में धूप मिलती है। धूप मतलब सूर्य की किरणें। आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मान लिया जाए यह है सन। सन के किनारे आर पार कौन घूमती है, मतलब सन के चक्कर कौन लगाती है, हमारी पृथ्वी लगाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी 33 डिग्री में झुकी हुई है। तो इसकी वजह से जो ये सन की रेज है, आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब इसको झुका हुआ समझो आप थोड़ा, या तो अभी आप इसको ऐसे ही समझ लो। ठीक है, मैं आपको सिंपल में समझाने की कोशिश करती हूँ। जो ये सन की रेज है ना, ये देखो, एक बात बताओ, अगर आप सिंपली टॉर्च लगाओगे, ठीक है, टॉर्च लगाओगे, जो ये टॉर्च की रेज है वो सामने, बिल्कुल सामने मान लीजिए एक दीवार है, दीवार के किनारे किनारे आपने 2 पिलर्स खड़े कर दिया और आपने लगाई अब टॉर्च, थोड़ी दूरी से लगाई है। ठीक है, अब उसकी जो टॉर्च की रेज है वो सबसे ज्यादा किस में पड़ेगी, दीवार में पड़ेगी या किनारे किनारे के जो वो आपने लगाए स्तंभ उसमें पड़ेगी। सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगी, बीच में, क्योंकि हम बीचों बीच टॉर्च लगा रहे। उसी तरह जो ये सन की रेज निकलती है ना, जब ये निकलती है तो ये डायरेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ इफेक्ट करती है, बीच वाले इलाके में। एक मिनट थोड़ा सा इसमें बनाती हूँ। तो ये सन की रेज डायरेक्ट कहाँ जाती है, बीच वाले इलाके में, सबसे ज्यादा बीच में। और यहाँ से ये सन की रेज क्या फैल जाती है। फैलने की वजह से क्या होता है, ये जो सन की रेज है ना, कभी कभी ध्रुवों के पार चले जाती है, मतलब ध्रुवों को टच भी नहीं करती और सीधे अंतरिक्ष से बाहर निकल जाती है। क्योंकि हमारी जी पृथ्वी कहाँ है, अंतरिक्ष में है, तो इसका उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध भी अंतरिक्ष में मौजूद होगा। पूरी एक गोल पृथ्वी है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पूरा ना पहुंच के क्या होता है, इसे पार कर देती है। उसी तरीके से यहाँ होता है, यहाँ पार कर देती है। ये वजह है हमारे ध्रुवों पर बर्फ मिलने का। आपने कभी सोचा आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका में इतने बड़ी मात्रा में बर्फ क्यों मिलती है? इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर जो सन की रेज है वो बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, बहुत ज्यादा कम मात्रा में, और जो भी पहुंचती है थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत आती है और बाकी के रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती है, आप लोगों की रिफ्लेक्ट नहीं कहेंगे, बाकी का जो ये बचा इलाका है ना, ये मतलब उसको सिर्फ हल्का सा टच करके
अंतरिक्ष में खो जाती है। जैसे कि आप समझिएगा एक नोक है, समझ लो, ठीक है, ये है आपका ध्रुवीय इलाका, एक नोक है, यहाँ से मैं सन की रेस भेज रही हूँ, तो ये हल्का से इसको टच करके सीधे वापस चले जाएगा, ठीक है। जो ये पूरा इलाका है यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या है ऊपर ही ऊपर के छोर को छूकर वापस चले जाएगा। मतलब भाई पेड़ की नोक समझ लो कि पेड़ की नोक में आएगी और बाकी पेड़ के जो नीचे वाला इलाका है वहां तक नहीं पहुंचती। तो ये वजह है कि यहाँ पे क्या मिलता है, बर्फ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि आर्कटिक ऊपर है या अंटार्कटिका ऊपर है। एक चीज बताओ मुझे, आर्कटिक और अंटार्कटिक में आपको कौन सा शब्द भारी भरकम लग रहा है? कौन सा ऐसा शब्द जो आपने बार बार सुना है? कोई ऐसा शब्द मतलब जो भारी भरकम का मतलब कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो शब्द, जो शब्द आप बार बार सुनते हो, जिस शब्द के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हो, वो कौन सा, आर्कटिक या अंटार्कटिक? अंटार्कटिक। ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम लोग अंटार्कटिका के बारे में अच्छे से जानते हैं। अंटार्कटिका भले ही वो कहाँ है नहीं पता हो, लेकिन अंटार्कटिका शब्द हर कोई जानता है। आर्कटिक आपको पता होगा, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा आपको क्या पता है, अंटार्कटिका। तो जो ये भारी भरकम शब्द है ना, एक चीज याद रखिएगा, जो भारी चीज होती है, भारी चीजें हवा में होती है या जमीन में होती है? वेरी गुड, जमीन में होती है ना। अगर आप कोई भारी चीज को फेंकोगे तो वो कहाँ जाएगी, जमीन में, नीचे। यानी कि अगर पानी में अगर आप कोई भारी चीज फेंकोगे, मतलब पानी में अगर आप एक टब पानी लिया, पानी में अगर आपने ईंट फेंकी, ईंट कहाँ जाएगी, बॉटम में, और वहीं आप कागज डाल दो, कागज का ऊपर तैरेगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, जो भारी चीज होती है वो नीचे होती है, जो भारी चीज होती है वो नीचे होती है। तो अंटार्कटिका एक भारी भरकम शब्द नजर आता है, तो वो कहाँ मिलेगा, नीचे। नीचे बोलो तो दक्षिणी ध्रुव में। आया समझ में? और उसी का अपोजिट आर्कटिक कर दो, आर्कटिक कहाँ जाएगा, उत्तरी ध्रुव में। तो आज मुझे बताइएगा कि किस किस बच्चों को आज पहली बार कंफर्म हुआ कि अंटार्कटिक कहाँ पर होते हैं, और अब आपको समझ में आ गया है? जल्दी से कमेंट में बताओ, और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करते रहो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से क्या है, ये रेस चली जाती है हल्का सा टच होकर, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री में झुकी है, तो झुके होने के वजह से जो सन की रेज है यहाँ तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहाँ कभी कभी पहुंच जाती है, जिसके वजह से 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। ये मैं आपको चलो मैं एक बार इसको आपको बता देती हूँ, शायद ये मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो पहले हम लोग इसे सीख लेते हैं, ठीक है, पवने फिर देखेंगे, पहले हम इसे समझते हैं। तो आप इतना समझ गए, हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री में झुकी है। पहले मैं इसे मिटा देती हूँ, इतना समझ आ गया आपको कि ये जो सन की रेज है, हमारे ध्रुवों के जो इलाके हैं ना, वो ऊपर नीचे है, और सन का है बीच में, जिसके वजह से क्या है, ज्यादा रेस कहाँ पड़ती है, बीच वाले इलाके में। तो इतने ये दूर वाले इलाकों में ये सन की रेस बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, जिसकी वजह से ये इलाके हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है ध्रुवों पर। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। देखो सबसे पहले क्या है, सन की रेस डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, इन इलाकों में, उष्णकटिबंधीय इलाकों में, उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में। अब बताओ ये 23.5 डिग्री क्या है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, कैसी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई, 23.5 झुकी हुई है। अब क्या होता है, जैसे ये सन की रेस आती है ना, क्या ये इस इलाके को पहुंच पाएगी? ये देखो ये वाला इलाका झुककर अब नीचे पहुंच चुका है, समझ रहे हो आप लोग? ये वाला इलाका जो है ना ऐसे झुक गया, देखो ये है मान लीजिए आपकी अर्थ, ये जो इलाका है ये ऐसे झुका है, 23.5 डिग्री झुका है। अब ये है सन, सन जो ये रेस भेजेगा, ये इसकी रेस जो है पूरी तरीके से मान लीजिए रेस है, हल्का सा टच करके वापस, या फिर ये टच करती नहीं, इतनी झुकी हुई होती है पृथ्वी कि आती है रेस वापस, रेस वापस, रेस वापस अंतरिक्ष में खो जाती है। तो ये जो रेस है ये आने की जगह कहाँ जा रही है, अंतरिक्ष से में पहुंच जा रही है, ये ध्रुवों तक पहुंच ही नहीं पाती। समझो आप लोगों को ये थोड़ा कम झुका हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत झुका हुआ होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि सन की रेज यहाँ पहुंचती नहीं बल्कि इसके पार हो जाती है, बहुत हल्की फुल्की। मतलब ऐसे समझ लो जैसे जब कभी आपने रात के समय में देखा होगा ना, जब रात में आप ऐसा समझो, अगर आपने मूवीज में देखा होगा तो झोपड़ियों में जो एक उजाला सा नजर आता है ना, जब सुबह होती है तो वो छेदों से जो उजाला नजर आता है, या फिर जब आप खिड़की खोलते हो हल्की सी जो उजाला नजर आता है, बस वैसा हल्का फुल्का एक उजाला टाइप का रहता है, बहुत हल्का, मतलब मिनिमम। जब आप लोगों ने देखा होगा, अब तो सर्दियों का टाइम है गया, गर्मियों में जब 5-6 बजे हल्का हल्का उजाला होता है, बिल्कुल आसमान ब्लैक एंड ब्लू के बीच का होता है, वो जो हल्का सा उजाला होता है बस वैसा नजर आता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मुंह पूरी तरीके से कहाँ पर है, इसका मुंह पूरी तरीके से कहाँ है, सन की तरफ में, ठीक है, पूरा मुंह है सन की तरफ में। तो
ये जो होता है ना, अब ये हमारा सन, हमारी पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है? 365 डेज या 366 डेज। पहले हम लोग अब मान रहे हैं 365 डेज लगाती है पूरा सन का चक्कर लगाने में, यानी कि पूरा एक वर्ष लगाती है। तो ये जो पूरा चक्कर लगाती है ना, तो 6 महीने ये पूरी तरीके से इस सन के एक किनारे, 6 महीने दूसरे किनारे। कहने का मतलब है कि इसको 6 महीने लगते हैं ऐसे। जब ये घूमती 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 आएगी तो इसका मुंह ऊपर हो जाएगा, ये वाले का मुंह ऊपर और ये वाले का नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब है ये अभी उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। जब ये ऐसे घूमेगा 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 तो ये अपने जो ऊपर वाला है और उसे ऐसे नीचे हो जाएगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसे पूरे घूमने में 6-6 महीने का समय लगता है। अब देखो अभी जो है ये इस तरफ, मतलब इधर तक है, ये जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुंह करते हुए 6 महीने तक का इसके पास घूमेगा। मतलब धीरे 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 ये चेंज करेगा, लेकिन 6 महीने तक लगभग है। तो 6 महीने तक लगातार यहाँ पर सन की रेस पड़ती रहती है। समझ रहे हो? 6 महीने तक लगातार सन की रेस पड़ने की वजह से यहाँ होता है 6 महीने का दिन, 6 माह का दिन। समझ रहे हो? अब समझ आया? क्योंकि यहाँ पर पूरे 6 महीने जो दक्षिणी ध्रुव है, या कोई भी ध्रुव, अभी हम दक्षिणी ध्रुव मानते हैं, पूरे 6 महीने तक जो दक्षिणी ध्रुव का इलाका है ये सन के पास में रहता है, यानी कि इसका मुंह, इसका छोर सन। अच्छा, ये कौन से 6 महीने होंगे आप बता सकते हैं? मैंने आपको कल या परसों वाली वीडियोस में बताया था कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे गर्मियों का मौसम कब शुरू होता है? वहां गर्मियों का मौसम तब शुरू होता है जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़ों का मौसम, जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़ों का मौसम शुरू हो जाता है। जाड़ों का मौसम कब शुरू होता है? हमारे वहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम पे होता है। और इस टाइम पे दक्षिणी ध्रुव में होता है गर्मी। तो इस टाइम पे इसका मतलब है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो सन की तरफ को है और जो उत्तरी ध्रुव है वो सन के अपोजिट तरफ झुका हुआ है। यानी कि अभी जो दक्षिणी ध्रुव का मुंह है वो कहाँ है? सन की तरफ। अभी यहाँ पे कौन सा टाइम चल रहा होगा? समर का टाइम। तो समर के टाइम पे जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में कौन है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में इस टाइम में क्या होता है? 6 महीने का दिन। जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है हमारे वहाँ चल रहा है नवंबर का मौसम। यानी कि अब दक्षिण ध्रुव में किसकी शुरुआत हो गई है? गर्मियों की शुरुआत हो गई है। तो जो ये दक्षिण ध्रुव, जो अंटार्कटिका वाले इलाके, वहां पे क्या हो गया हुआ है? दिन की शुरुआत हो गई। मतलब अब यहाँ पूरे 6 महीने तक का दिन रहेगा। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पे सन नहीं डूबेगा। 6 महीने तक सन नहीं डूबता है। मतलब देखो, अगर आप छोर में चले जाओगे, 90 डिग्री छोर में चले जाओगे, वहां तो बिल्कुल सन नहीं डूबता है। वहां ऐसा लगता है जैसे पूरे 6 महीने दिन। वहीं इसका उल्टा, यहाँ तो सन की रेस पहुंच ही नहीं रही है। सन की रेस नहीं पहुंचने की वजह से अभी आर्कटिक रीजन में क्या होगा? अंधेरा, पूरा अंधेरा। हल्की फुल्की रोशनी होती है, बाकी सब पूरा क्या है? अंधेरा। बिल्कुल अगर आप 90 डिग्री छोर में पहुंच जाओगे वहां तो अंधेरा ही रहता है। बाकी नॉर्वे, स्वीडन, इन इलाकों में हल्का हल्का क्या है? उजाला रहता है। लेकिन मैक्सिमम क्या है? यहाँ पे 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात होती है। वैसे इन इलाकों में कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, अपना जीवन यापन नहीं करता। आप कहेंगे हमने तो वीडियोस में देखा है, यूट्यूब में दिखाते हैं। देखो वो बिल्कुल ना 90 डिग्री आर्कटिक वाला रीजन या अंटार्कटिक वाला रीजन नहीं होता। और जो लोग भी वहां होते हैं ना, वो लोग होते हैं वैज्ञानिक लोग, जो वहां पर अभी भी खोज कर रहे हैं हमारी मिनरल्स। माना जाता है अंटार्कटिका और आर्कटिक में सबसे ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, तो उनकी खोज कर रहे हैं। और ये भी पता लगा रहे कि हमारी जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर वास्तव में था कैसे। जो मैंने अभी तक आपको बताया प्लेट थ्योरी है, लेकिन बाय चांस हो सकता है कि कोई और थ्योरी भी रही हो, क्योंकि रिसर्च होती रहती है, नई नई चीजें हमें पता चलती रहती है। तो उसी सब चीजों की वो रिसर्च वहां करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए हो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात कैसे होती है। अब इसी का उल्टा चलो कि अब 6 महीने गुजर गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का पूरा महीना गुजर गया। अब आ रहा है शुरू अप्रैल, मई, जून का महीना। अब ये जो है ये इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये घूम घूम के, मतलब ये ऐसे घूमते हुए, ये पृथ्वी जो है घूमते हुए सन के यहाँ पहुंच गई। सन तो गोल है, रेस तो हर जगह यहाँ पहुंच गई। तो अब यहाँ पहुंच के देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। अब देखो, जो ये पृथ्वी यहाँ पे ये घूमते 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 यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच के इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब देखो, यहाँ जो इसका दक्षिणी ध्रुव था सूर्य की ओर, अब यहाँ इसका कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ मुंह कर रहा है। इट मीन्स अब इसकी रेस कहाँ आएगी? उत्तरी ध्रुव में। समझ लो, यहाँ पर क्या पहुंचेगी? अब इसकी रेस पहुंचेंगी। और बीच वाले इलाके में तो सूर्य बहुत बड़ा है, बीच वाले में तो पहुंच ही रही है। लेकिन अब ये कहाँ पार हो जाएंगी? दक्षिण वाले में अंतरिक्ष में पार हो जाएंगी। यहाँ से अब ये अंतरिक्ष में खो जाएंगी। तो अब इसका मतलब क्या है? अब कौन सा मौसम शुरू हो गया? उत्तरी ध्रुव में समर का मौसम। इट मीन्स आर्कटिक रीजन में अब क्या है? 6 महीने का दिन की शुरुआत हो गई है और अंटार्कटिका में 6 महीने की रात की शुरुआत हो चुकी है। आपको समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात आखिर कैसे होती है? क्या? चलो इसी के साथ ही मैं आपको उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ।
थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। अब इसमें उष्णकटिबंधीय, सबसे पहले मैंने आपको 3 रेखाएं बताई थी जो आपको याद रखनी है। कौन सी है वो 3 रेखाएं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये 3 रेखाएं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो, जो ये 0 डिग्री का इलाका होता है, मैंने क्या बताया था, यहाँ सबसे ज्यादा सन की रेज पहुंचती है। क्या पहुंचती है? सन की रेज। सबसे ज्यादा क्या पहुंचती है? सन की रेज पहुंचती है। आपको पता है जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे, क्योंकि पृथ्वी जो है रोटेट हो रही है। अब देखो, पृथ्वी से सूर्य के चक्कर नहीं लगाए, पृथ्वी अपने अक्ष में भी घूमते रहते हैं। देखो ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष में घूमती रहेगी। अब ये पृथ्वी का मुंह इस साइड है तो ये घूम रही है, तो बाद में जब ये घूमेगी तो ये वाला साइड इस साइड है जो, अगर वहां पे, अभी मतलब ये समझ लो आप, यहाँ पे दिन हो रहा है और यहाँ पर क्या होगी? अभी रात होगी, बिकॉज ऑफ ये वाला पार्ट जो है अभी पृथ्वी का मुंह कहाँ है? सन की तरफ। ये वाला पार्ट उसके पीछे है, पीठ में है, तो यहाँ दिन है और यहाँ रात है। फिर जब ये ऐसे मुंह घूम जाएगी पूरी 12 घंटे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ दिन, यहाँ रात, तो टोटल 12-12 घंटे की दिन और रात है, क्योंकि ये जो सन की रेज है ना, बिल्कुल सीधे पहुंचती है 0 डिग्री में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। अब बताओ, जहां पे सन की रेज ज्यादा पहुंचेगी वहां पर ज्यादा क्या होगी? गर्मी होगी, गर्मियों का मौसम ज्यादा होगा। तो ये जो ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर जो 23.5 डिग्री की जो हमने रेखाएं बनाई है ना, ये जो पूरा इलाका है आपका, ये पूरा इलाका, इस इलाके को हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय इलाका। इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय इलाका। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है? इस इलाके में मैक्सिमम सन की रेस पड़ती रहेंगी। ये वाले इलाके में ज्यादातर गर्मी होगी। उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब होता है ऊष्मा, यानी कि ज्यादा ऊष्मा। ज्यादा ऊष्मा मतलब ज्यादा गर्मी। ठीक है, किसकी ज्यादा रेस पड़ेंगी? यहाँ पे सन की। तो ये वाले इलाके को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय इलाका। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर आप लोग केरला वाले स्टेट से हैं या केरला तमिलनाडु अगर आप कभी गए हैं तो आपने वहां देखा होगा कि वहां बहुत कम मात्रा में मौसमों का बदलाव होता है, क्योंकि जो हमारा केरला वाला इलाका आता है ना, वो यहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ पर से गुजरती है? कर्क रेखा हमारे गुजरात वाले इलाके से, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरते हैं? गुजरात राजस्थान वाले इलाके से। लेकिन जो उसका दक्षिण का पार्ट है वो किस में आता है? वो आता है उष्ण कटिबंधीय वाले इलाके में। इट मीन जो केरला, तमिलनाडु और जो ये कर्नाटका वाला इलाका, यहाँ पे ज्यादातर गर्मी रहती है। अगर आप जाड़ों के मौसम में भी जाएंगे ना, बहुत हल्का फुल्का वहां बदलाव होता है, लेकिन ज्यादातर वहां आपको गर्मी ही महसूस होगी। लेकिन उसी का उल्टा आप उत्तर की तरफ चल जाओ, उत्तर की तरफ अभी ठंड शुरू हो चुकी है। अब ऐसा क्यों है कि भारत के दक्षिण तरफ तो गर्मी होती है बट उत्तर में ऐसे ठंड बढ़ जाती है? देखो, इसके पीछे आप नेक्स्ट रीजन समझिएगा। ये वाले इलाके को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय इलाका। अब जो ये उष्ण कटिबंधीय का जो ये ऊपर का इलाका शुरू होता है, मतलब कर्क मकर रेखा के बाद का जो इलाका शुरू होता है, यहाँ पर भी हल्की हल्की इसकी गर्मी रहती है। क्योंकि देखो, सन की गर्मी एकदम से पूरी तरह खत्म नहीं होती, इस इलाके में भी हल्का फुल्का गर्म रहता है, बट ठंडा भी रहता है, लेकिन हल्का गर्म। मतलब अगर आप ये वाले रीजन की बात करोगे तो इस रीजन में आपको 80% गर्मी प्लस 20% आपको ठंड नजर आएगी। 80% गर्मी, 20% ठंड। और जो ये उष्ण कटिबंधीय इलाका, यहाँ पे आपको 60% गर्मी प्लस 40% ठंड नजर आएगी। उपोष्ण कटिबंधीय इलाका, इसे हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय इलाका। देखो, उष्ण का ही उल्टा क्या हो गया? उपोष्ण, जिससे बनते हैं ना डीएम और एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब मतलब उप मतलब उसका छोटा। तो जैसे ही उष्ण है तो उष्ण का छोटा क्या होता है? उपोष्ण। जैसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बड़ा है कि उप प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बड़ा है, उससे छोटा पद उप प्रधानमंत्री, मतलब है पद वो प्रधानमंत्री का, बट प्रधानमंत्री से छोटा लेवल। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, पद राष्ट्रपति वाला ही रखता है बट उससे छोटा। मीन्स अगर पहला नंबर आएगा तो राष्ट्रपति का आएगा, देन आएगा उपराष्ट्रपति का। उसी तरह उष्ण कटिबंधीय से मिलकर क्या बना है? उपोष्ण कटिबंधीय। मतलब उष्ण कटिबंधीय का बच्चा समझ लो आप, उपोष्ण कटिबंधीय को। ठीक है, अब जो ऊपर का रीजन बचता है, ये वाला रीजन, यहाँ होता है सबसे ज्यादा ठंड। ये वाला इलाका आपका ठंड वाला इलाका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ध्रुव है, यहाँ पर सन की रेज वैसे भी कम पहुंचती है, और दूसरा यहाँ पर कोई ध्रुव है, ठंडी हवाएं पहुंचती है। तो इस इलाके को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण इलाका, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका। यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी होगी 70% ठंड प्लस 30% गर्म।
70% ठंड और 30% गर्म। फिर उसके बाद जो ये इलाके होते हैं ये सीधे ध्रुव वाले इलाके आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शीत इलाका, शीत इलाका, शीतकालीन इलाका या शीत इलाका कह सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर आपको 90% ठंड मिलेगी, 90% ठंड मिलेगी। जो पूरा ध्रुव, स्वीडन, नॉर्वे वाला जो यूरोप वाला इलाका था वो फिर शीत वाला इलाका। अच्छा, हमारा भारत कौन से इलाके में मौजूद है? हमारे भारत जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय में मौजूद है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत उष्ण उपोष्ण में। कैसे? देखो, हमारी जो ये कर्क रेखा है ना, ये ऐसे बीचों बीच से निकलती है। तो जो कर्क रेखा का नीचे का पार्ट है ये तो आ गया आपका उष्ण कटिबंधीय इलाका में, और कर्क रेखा के ऊपर का पार्ट कहाँ था? उपोष्ण। तो हमारे भारत में दोनों टाइप का क्लाइमेट मिलता है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। साउथ में जाएंगे तो उष्ण और नॉर्थ में जाएंगे तो उपोष्ण। और साथ ही यहाँ पर हमारे हिमालय, अच्छा हमारा ना बहुत सा पार्ट शीतोष्ण में भी आता है। मतलब हमारा जो ये ऊपर का, अगर आप यहाँ जाएंगे जम्मू कश्मीर और ये वाले ऊपर वाले इलाके जो टॉप के हैं ये शीतोष्ण में आते हैं, बट फिर भी हम इसे शीतोष्ण में नहीं मानते। पता है क्यों? क्या रीजन है कि आखिर हम इसे शीतोष्ण में नहीं मानते? देखो, इसके पीछे रीजन है हमारी हिमालय। जो ये शीतोष्ण है ना, ये ऐसा इलाका जहां बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आती है। ये आपका समझ लो रशिया, यूरोप और चाइना के ऊपर वाला, चाइना वाला इलाका समझ लीजिए। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी हवाएं होती है, लेकिन जो ये हिमालय है ना, इन ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने ही नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा इलाका शीतोष्ण इलाके से बचा रहता है। वैसे अगर हम ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से देखें तो हमारा भारत शीतोष्ण में भी आता है, बट हम इसे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो ये ठंडी हवाएं हैं ये पार कर ही नहीं पाती है, हिमालय को पार करके हमारे भारत में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारा भारत सुरक्षित होता है। तो हमारे भारत को हम नॉर्मली किस इलाके में मानते हैं? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय इलाका। हमारा भारत कैसा? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय इलाका। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। देखो, ये भी आपको बताना जरूरी था, तभी आपको पवने समझ में आती है। तो चलो आज हम लोग यहीं पे अपना क्लास एंड कर रहे हैं। अब हम कल से देखेंगे कि पवने क्या होती हैं, कैसे ये हमारे इलाकों में आती है, कौन से इलाकों में आती है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे करती हूँ अपनी क्लास का एंड। अगर आपको क्लासेस पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक दे दिया गया है आपको अबाउट में। अदर वीडियोस का भी लिंक आपको अबाउट में दिया है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।